Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, targeting for JIB November 2026 attempt, हम लोगों ने एक सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज का नाम है JIB टारगेट 50 सीरीज. इस सीरीज के अंडर व्हाट वी आर एमिंग दैट we are able to secure at least 50 marks in the examination. तो चारों ही कंपोनेंट्स के आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ पर आपको सिलेबस को इस तरीके से कवर अप करवाया जाएगा कि आपके लगभग 50 मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन में अच्छे से अचीव हो पाए. और इस सीरीज में भी लगभग आपको 50 सेशंस मिलेंगे फॉर द कवरेज ऑफ द सिलेबस. ठीक है, तो AFM में हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है जहाँ पर हम लोग एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग जिस तरीके से आज दिखाई दे रही है, क्या अकाउंटिंग हमेशा से ऐसी थी या फिर अकाउंटिंग में कुछ बदलाव आया, उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देखिए, एग्जाम प्रिपरेशन जब भी हम करते हैं तो उसके लिए ना हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से ही हम लोग एक एनालिसिस निकाल पाते हैं कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं. सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं. इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डॉक्यूमेंट को बाय फिलिंग द नेसेसरी डिटेल्स आप इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर सकते हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. तो देखिए, अकाउंटिंग का सबसे पहले जिक्र लुका डे बार्गो पासियोली ने किया अपनी बुक सम्मा में. 1494 में इन्होंने एक बुक लिखी, सम्मा, और इस बुक में इन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेंशन किया. नाम याद रखेंगे, नाम क्या है, लुका डे बार्गो पासियोली. ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. साथ ही साथ एंशियंट इंडिया में जो कौटिल्य हैं, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्रा में भी कुछ अकाउंटिंग के बारे में मेंशन किया, कुछ लेन देन की बातें इन्होंने इस बुक के अंदर की. राइट, और एंशियंट इंडिया में कुछ टर्म्स जैसे कि नामा, महाजनी, मारवाड़ी, देशी, इस तरीके की टर्म्स भी डेवलप हुई पुराने टाइम में. राइट, तो सबसे पहले लुका डे बार्गो पासियोली ने अपनी बुक सम्मा में मेंशन किया, एंड देन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी है, उन्होंने भी अपने जो उनकी बुक थी उसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में मेंशन किया जो कि लेन देन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें वहां पर की गई. उसके बाद क्या हुआ, जमाना थोड़ा बदलता गया, जो लोग हैं उनके पास पैसा आने लग गया. अब रिच एरिस्टोक्रेट्स जो थे, इनके पास पैसा बहुत था. ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टीज, कैश और भी ऑर्नामेंट्स या किसी भी तरीके से आप कह सकते हो, इनके पास एसेट्स बहुत सारी थी, बट इन्हें उन एसेट्स को रिकॉर्ड करना नहीं आता था. फॉर दैट व्हाट दे नीडेड समवंस हेल्प. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टीवर्ड्स को अपॉइंट किया जो इनके बिहाफ पर अकाउंटिंग किया करते थे. ठीक है ना, इनके बिहाफ पर आप ये कह सकते हो रिकॉर्ड कीपिंग किया करते थे ये स्टीवर्ड्स. ठीक है ना, जो भी इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी, या फिर आप ये कह सकते हो जो इनकी प्रॉपर्टीज थी, जो इनके पास एसेट्स थी, उनको मैनेज कौन करते थे, उनको मैनेज स्टीवर्ड्स ने करना शुरू किया. फर्दर जमाना बदलता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया और बिजनेसेस एक्सपैंड होते गए, है ना. तो जब बिजनेसेस एक्सपैंड होते गए तो जब बिजनेसेस का साइज बड़ा हो गया, तो बिजनेस के अंदर अकेला जो ओनर है उसने तो पैसा नहीं लगाया, अब इन बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर्स का रोल आ गया, है ना, जो बिजनेस के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं. अब जो वो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को या जो भी बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं, उनको बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, जिस वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसकी डेवलपमेंट हुई. तो जैसे एक बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज में गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, इवन बिजनेस के जो एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, इन सबको बिजनेस के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसकी नॉलेज इन्होंने कहा कि हमें होना जरूरी है, हमें पता होना जरूरी है कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई. जो प्रेजेंट डे अकाउंटिंग है वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट बनाकर चल रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इन दोनों के बारे में बात की थी, है ना. तो
अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया और इस अकाउंटिंग का सोल पर्पस क्या था कि जो बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं या यू कैन से जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं उन्हें रिलायबल, उन्हें सफिशिएंट बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली बेसिस पर प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जब एक बिजनेसमैन ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करी, तो इसी बिजनेसमैन को लगा कि मुझे ये भी तो पता हो कि मैं एक प्रोडक्ट को बना रहा हूं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा आ रहा है। तब डेवलपमेंट हुई कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है कि जो भी एक बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट बना रहा है, सपोजिंगली अगर हम पेप्सी का एग्जांपल लें, तो पेप्सी की जो एक बॉटल है उसमें जो कंटेंट डल रहा है, मान लो 1 लीटर की बॉटल है ना, तो जो वो 1 लीटर का कंटेंट डल रहा है उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट कहाँ निकली? कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, जिसकी हेल्प से बिजनेसमैन को ये पता चला कि किस तरीके से आपका खर्चा जो है एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मार्जिन्स को ऐड किया गया और फिर सेल प्राइस निकालना आसान हो गया। तो इन कॉस्ट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद लेबर जो उसके ऊपर काम करेगी, मान लो पेप्सी की बात ही कर रहे थे तो पेप्सी को बनाने के लिए जो भी मान लो कुछ भी लग रहा है, जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है उसको बनाने के लिए, जो भी लिक्विड लग रहा है, शुगर लग रही है, जो भी लग रहा है वो रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया। फिर लेबर भी उसके ऊपर काम करेगी, है ना, ऑल्दो अब मशीन्स के थ्रू चल रहा है सब कुछ, बट लेबर इज बीइंग इन्वॉल्व, तो लेबर का खर्चा। देन फैक्ट्री का ओवरहेड, मशीनरी चल रही है उसकी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, रेंट है आपकी फैक्ट्री का, वो उस तरीके के ओवरहेड्स आ गए। एडमिन एक्सपेंसेस आ गए, जो कि ऑफिस वगैरह को मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस आ गए। फिर इस प्रोडक्ट को सेल भी करोगे तो सेल करने का जो खर्चा है, तो ओवरऑल इट विल लीड टू कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की कॉस्ट निकाल कर बिजनेसमैन को ये पता चल गया कि मेरे को प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। क्लियर? फर्दर कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद डेवलपमेंट हुई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब बिजनेस की मैनेजमेंट क्या कहती है कि हमें भी तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, बिजनेस के बारे में हमें भी तो नॉलेज चाहिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने क्या किया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने कहा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग कर रहे हो, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हो, आपको एक प्रेजेंटेशन भी करनी है वहां पर, आपको डेटा को अच्छे से, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करके प्रेजेंट करना है। बट बिजनेस की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट कुछ और थी। इन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बिजनेस की चाहिए थी वो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए थी। फ्यूचर में जो बिजनेस डिसीजंस लेगा वो डिसीजंस किस बिहाफ पर लेगा, उस इंफॉर्मेशन की जरूरत मैनेजमेंट की को थी। तो मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी अकाउंटिंग करते हुए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हुए आप रूल्स के साथ फ्लेक्सिबल रह सकते हो, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करवा रहे हो ये कहीं पर भी सबमिट तो होनी नहीं है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसे चाहिए? सिर्फ हमें चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप रूल्स को लेकर ज्यादा बॉदर यहाँ पर मत करो। फॉरवर्ड लुकिंग थी ये, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं? फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये क्या है? फ्यूचर को देखकर चल रही है, तो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। यहाँ पर हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। लास्ट लेक्चर अगर आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी रिकॉर्डिंग और समराइजिंग की, है ना, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हुए हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? हमारा फोकस शिफ्ट हो गया दैट वी हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस फॉर मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू फ्यूचर। तभी इसको फॉरवर्ड अकाउंटिंग भी कहा गया। फिर कुछ और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो डेवलप हुई, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आई कि एक बिजनेस एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस सोसाइटी को लेकर, उस सोसाइटी के लिए भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं।
अब बिजनेस उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, भले के लिए जो भी पैसा लगाएगा, उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होगी उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहा गया। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना, पावर्टी रिडक्शन पे स्पेंड करना, सैनिटेशन पर, हाइजीन मेंटेनेंस पर स्पेंड करना, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज बिजनेस जो है वो करता है। देन केम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्स जो बिजनेस में एम्प्लॉयज हैं, है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स है बिजनेस का। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करना इज डिफिकल्ट। हमने बात की थी सिर्फ मॉनेटरी चीजें वैल्यू की जा सकती है, तो ह्यूमन रिसोर्स तो है वैल्यूएबल, मतलब काफी वैल्यू है उसकी, इनवैल्यूएबल है, आप उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते हो। लेकिन स्टिल 1964 में रॉजर एच हरमैनसन ने अपनी बुक ह्यूमन कैपिटल में मेंशन किया, सॉरी, अपनी बुक अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन एसेट्स में मेंशन किया अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इन्होंने क्या बात की कि अगर बिजनेस में आप किसी नए एम्प्लॉय को हायर करते हो तो आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है उस एम्प्लॉय के ऊपर, जैसे आपको उसकी ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर एक एम्प्लॉय बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। पहले एड निकालोगे तो एम्प्लॉयज एप्लीकेशंस लगाएंगे, फिर आप उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, उसमें भी खर्चा लगेगा। देन जिस एम्प्लॉय को आप हायर करोगे, उस एम्प्लॉय को हायर करने के बाद उसकी ट्रेनिंग पर खर्चा करोगे, तो वो सारी चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया जाता। देन केम वैल्यू अकाउंटिंग, जिसकी हेल्प से हम किसी एक इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन है अपने डिपार्टमेंट में उसको जज कर सकते हैं। एंड देन केम फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, जिसको हम करंट मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू अकाउंटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू क्या है, करंट मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आप फेयर वैल्यू पर अपनी एसेट्स को रिकॉर्ड कर कर चलो। तो कुछ अप्रोचेस का यूज किया गया, जैसे कि मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच, फेयर वैल्यू निकालने के लिए। इतनी ज़्यादा डिटेल में हम इन अप्रोचेस को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो फेयर वैल्यू में बात की गई कि करंट मार्केट वैल्यू को कंसीडर करो, बट इस मेथड को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली बिकॉज कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती फेयर वैल्यू निकालते हुए, और साथ ही साथ आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। याद कीजिए लास्ट लेक्चर हमने बोला था कि आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोवाइड कर रहे हो दैट शुड बी डन ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या था? दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम वेरीफाइबल सोर्स डॉक्यूमेंट। करंट मार्केट वैल्यू, मेरी मार्केट में कुछ और वैल्यू, आपकी मार्केट में कुछ और वैल्यू, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो इसको असेस करना इज नॉट दैट इजी, है ना। और साथ ही साथ प्रूफिंग जो है वो रिलायबल नहीं रहेगी यहाँ पर। तो इसलिए भी इस मेथड को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। फेयर वैल्यू का मतलब करंट मार्केट वैल्यू है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। आज के लेक्चर में हमने एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, जो कि आपकी रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग तक की एक जर्नी है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, जहां पर हमने पढ़ा कि एंशियंट इंडिया में इसका मेंशन था, लुका डे बार्गो पासियोली ने मेंशन किया, देन स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग आई, बिजनेस बड़े हुए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, फिर बिजनेसमैन को लगा कि पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई, और कुछ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आई। तो आप इस शीट को यूज कर सकते हो टू रिवाइज all of the topics we have discussed today. In short, बहुत जल्दी आपकी क्विक रिवीजन के लिए शीट्स ऐड की गई हैं। आज वाले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। अब रिवाइज करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? A manufacturing company calculates the cost of producing each unit of output. Later, the management uses this information along with budgets and forecast to decide whether a new product line should be introduced or not. तो कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है? पूछ रहे हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ अकाउंटिंग है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट निकाल रही है तो ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये तो मेरे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। और फिर मैनेजमेंट अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रही है तो ये मेरे लिए कौन सी अकाउंटिंग है? ये मेरे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, फर्स्ट एक्टिविटी कॉस्ट और सेकंड एक्टिविटी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहा था और उसने बुक पढ़ी सम्मा, जो कि 1494 में पब्लिश हुई, तो जिसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में लिखा था। इस बुक का ऑथर कौन है, जिसको हम फादर ऑफ
जिसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ऐसे घुमाकर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। अब ये क्वेश्चन 0.5 में आ सकता है क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात आपसे उन्होंने पूछी, लेकिन स्टेटमेंट ऐसी लिख दी कि कुछ दिमाग में घूमेगा, है ना। तो कौन है फादर ऑफ अकाउंटिंग? फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुका पेसियोली, जिन्होंने अपनी बुक सम्मा में 1494 में डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में मेंशन किया था। Question number 3. A company attempts to estimate the value contributed by its employees and records investment made in the recruitment, training, development. तो अगर ये सारी कॉस्टिंग है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये सब कहाँ होती है, इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में किन्होंने लिखा था? रॉजर एच हरमेंसन ने लिखा था। इसी तरीके से जैसे हमने आज का लेक्चर पढ़ा, आप अपने एग्जामिनेशन सिलेबस को कवर अप करने के लिए हमारे मास्टर कोर्स का यूज कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ वॉक थ्रू कि किस तरीके से आप उस मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में जाना है, आपको सर्च करना है edutab.in। एडुटैप की वेबसाइट आपको विजिबल होगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको JIB के सभी कोर्सेज यहाँ पर विजिबल होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसको मैं कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स कहूंगी। इस कोर्स में आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी जो कि 15 से 20 मिनट की रहेंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में उन्हें वॉच कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व बेसिस पर, और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। मास्टर कोर्स में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, और आप इस मास्टर कोर्स को 1 रुपी के ट्रायल में भी ले सकते हैं। 1 रुपी के ट्रायल में आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जहां पर आपको चारों ही सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 24 आवर्स। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, ताकि आप इस कोर्स को बाय करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। तो इस कोर्स में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है, आपको चारों सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स नहीं चाहिए, इन केस यू हैव क्वालिफाइड 1 और 2 सब्जेक्ट्स प्रीवियसली, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स में भी जा सकते हैं, जिसमें आप IIFS का मास्टर कोर्स एनरोल कर सकते हैं, PPP का मास्टर कोर्स अलग से एनरोल कर सकते हैं, AFM एंड RBWM चारों का अलग अलग मास्टर कोर्स अवेलेबल है। आप किसी भी मास्टर कोर्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिकली भी एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद आई वुड से कि अगर आपको वो 1 डे ट्रायल नहीं लेना, आपको 3 आवर आपके पास टाइम है, और आप एक साथ एक लॉन्ग स्ट्रेच में कुछ देखना चाहते हैं, मास्टर कोर्स की क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, तो एक 3 आवर का आपको ट्रायल कोर्स मिल जाएगा बाय जस्ट पेइंग ₹1 अगेन, जहां पर जैसे हमने पहले बात की कि 1 रुपी में आपको 24 आवर का एक्सेस मिल रहा है, उसी तरीके से 3 आवर का ट्रायल कोर्स में मिल रहा है, वेर यू कैन सी एंड जज कि किस तरीके से यहाँ पर मास्टर कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो मास्टर कोर्स में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ MCQ प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अलॉन्ग विद सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जब भी आप इस कोर्स में खुद को एनरोल करेंगे, तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए और आपके पैसे बच जाए, आपको कोर्स थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग की। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी, you can ask by writing down in the comment section below, and you can even call us and email us for any kind of doubts and queries related to JIB. You can call us on 8146207241 or email us at hello@edutab.co.in. We are always here to help you. Till then, take care and keep studying, keep growing. We'll meet in the next session. Bye bye.